हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। कि अगर जो सबसे पहले देखा जाए तो अगर हम अपने बिजनेस में जाते हैं तो आखिर अकाउंटिंग करने का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग होता क्या है। इसमें देखिए दो शब्द में दिया है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया और नीचे हिंदी में भी दिया है। अगर हम यहीं से समझें तो देर आर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग? तो जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दे रहा है कि किसी इंटरप्राइजेस के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल समझिए, अगर जो पूछा जाए अकाउंटिंग क्या है, हम ये कहेंगे अगर हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? रिपोर्ट। उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वही हमारा क्या है? अकाउंटिंग। वही क्या है? अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग एक ऐसा शब्द है ना, जिसको अगर जो दूसरे किसी के ऊपर लेंगे ऐसे समझने की कोशिश करें तो नहीं समझ आए। अकाउंटिंग है, सीधा अपने ऊपर ले लीजिए। क्या अकाउंट क्या है? तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस में यदि रिपोर्ट तैयार करेंगे या फिर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग है। इतना क्लियर है ना? और अकाउंटिंग के आगे फिर क्या कह रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच है जिसका प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस का फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर। अब जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक ब्रांच देखा जाए तो एक क्या है? शाखा। क्या है? शाखा, जिसका एक उद्देश्य है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस का एक स्टेटमेंट तैयार करे। क्या तैयार करेगा? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? अगर जो आप अपने बैंक से लेन देन करते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट निकलवाते हैं कि हम कब किस में कितना पैसा जमा किए, कब निकाले, एक रिपोर्ट तैयार कर। तभी तो आपको पता लग चलता है ना कि आप कितना जमा किए थे, कितना किस साल में कटा हुआ है। तभी तो पता चलता है ना। तो जब हम बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है? स्टेटमेंट तैयार कर। क्या तैयार करना होता है? स्टेटमेंट। जो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट, अगर जो स्टेटमेंट तैयार होगा तभी उस बिजनेस का रिजल्ट का हम पता लगा पाए। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हमारा बिजनेस है और अगर हम अपने बिजनेस में रिपोर्ट कोई तैयार नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट तैयार नहीं कर रहे, तो हमारे बिजनेस में कब इनकम हुआ, कब एक्सपेंस हुआ, कितना हम कमाए, कितना लॉस हुआ, ये पता चल पाएगा? नहीं पता चलेगा। कब पता चलेगा? कि जब हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करें, उसी के माध्यम से हमारे बिजनेस का रिजल्ट पता चलेगा। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट पता चलता है ना, हम लोग पास हैं कि फेल हैं। वैसे बिजनेस का भी रिजल्ट होता है जो बताता है यानी क्या, लाभ हुआ है कि हानि। अगर जो हमारा बिजनेस है, रिपोर्ट तैयार करेंगे तो ही पता चलेगा कि बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि। और जो रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी तो पता नहीं चले। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सपोज कि हमारा बिजनेस है और बिजनेस हम एक मंथ ले लिए। मान लेते हैं मार्च का मंथ चल रहा है तो हम मार्च ले लिए। मार्च के मंथ में हम पहली तारीख जब अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उस समय हमारे बिजनेस में 1,000 रुपये पड़ा हुआ था। कितना पड़ा हुआ था? 1,000। जब सारा लेन देन हम कर लिए और हम रिपोर्ट तैयार नहीं किए तो क्या लास्ट में हमको पता चलेगा हम बाकी बीच में कितना कमाए, कितना एक्सपेंस हुआ है? नहीं पता चलेगा ना। लेकिन वही अगर एक स्टेटमेंट हम तैयार करते हुए आ जाए शुरू से लास्ट तक, तो लास्ट में वह स्टेटमेंट क्या बताएगा? हमारे बिजनेस का रिजल्ट। कि अगर जो आपके बिजनेस में 1,000 था तो इस समय 1,200 है कि 800। 1,200 यदि है तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, और अगर जो 800 है तो आपके बिजनेस में क्या हुआ है? लॉस है। आ रहा समझ में ना? और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अगला जरा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते। देखिए अकाउंटिंग अवधि समझ लीजिए इसमें क्या है। जैसे न्यू ईयर मनाते हैं सभी लोग ना, तो न्यू ईयर कब से मनाते हैं? 1 जनवरी से। ये मनाते हैं ना 1 जनवरी से। और ये खत्म कब होता है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को ही खत्म होता है ना। वैसे ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। जब अकाउंटिंग करने आएंगे ना तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वह स्टार्ट होता है कब से? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। और खत्म कब हो जाता है? 31 मार्च। इतना क्लियर है ना? यानी कि स्टार्ट कब हुआ 1 अप्रैल और खत्म कब हो गया? 31। वो सपोज करिए कि एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2022 मान लीजिए। अगला ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2023। अगर एक रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं तो पिछले साल का भी हम रिपोर्ट बनाए हैं, 1 अप्रैल 2022 से लेकर कहाँ तक? 23 तक। और जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कौन सा? 31 मार्च
2000 ये कब से चलेगा, मान लेते हैं ये चलेगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से, और 2023 ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024। तो अगर हम इस साल का भी रिपोर्ट बनाया है और इस साल का भी रिपोर्ट बनाया है, तो अगर जो इस साल का हम रिपोर्ट चेक करेंगे तो अब हमारा जो फाइनेंशियल है जो पिछले साल गया है उससे कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि पिछले साल हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट था कितना लॉस था, और इस साल हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस। तो वही आप कह रहा है कि यदि आप अकाउंटिंग करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसके जब उसका अवधि जब उसका समय समाप्त होगा तो आप वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं, जो वर्ष बीत चुका है उसका स्थिति का भी पता लगाएंगे, पिछले साल किस तरह से था और इस साल किस तरह से। एक सिंपल समझिए कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है किराना स्टोर, किस चीज का, किराना स्टोर, और हम 22 और 23 में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की, 22 और 23 में कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की। अब हम ध्यान भी नहीं दिए और उस बिजनेस उस साल जो है ना हमारे बिजनेस से 1,000 रुपये लॉस चला, 1,000 रुपये क्या चला गया, लॉस चला गया। तो जब हम रिपोर्ट नहीं तैयार किए तो हमको पता चला है, नहीं पता चला। और सेम वही कंडीशन लेकर हम इस साल भी चल रहे हैं, तो इस साल भी अगर जो नहीं ज्यादा नुकसान होगा तो कम से कम 1,000 इस बार भी होने वाला है ना, होने वाला, सेम वही पोजीशन रहेगा। तो लेकिन अगर हम स्टेटमेंट तैयार किए हैं और स्थिति का पता लगा लिए कि नहीं इस बार 1,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और किस कारण लॉस हो जब ये पता चल जाएगा तो वो कारण हम अगली साल आने नहीं देंगे, जो पिछले साल लॉस हुआ तो इस साल लॉस नहीं। आ रहा समझे ना। तो वही हमारा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आ कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य दे रहा है किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। एक अकाउंटिंग पीरियड ले लिए जो हम बताएं 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अब उस अकाउंटिंग पीरियड में आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये किसका उद्देश्य है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये उद्देश्य है कि अगर जो एक आप अकाउंटिंग अवधि ले रहे हैं तो उस अवधि में आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये पता लगाएगा। और अगला कह रहा है अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन इसमें क्या होता है, आर्थिक स्थिति होता है, और आर्थिक का मतलब आप लोग पता होगा पैसे की, आज समझे ना। अब सपोज करिए आपका अकाउंटिंग पीरियड यानी कि एक समय अवधि खत्म हो रहा है, तो उस समय आपका बिजनेस में पोजीशन ये पता लगेगा कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 10,000 रुपये लगाए थे, और इस साल आपके बिजनेस में 10,000 है कि 5,000 है कि 15,000। ये स्थिति किसके माध्यम से पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंट। और अगला कह रहा है किसी बिजनेस के ऑनर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट या दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट तैयार। एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण आप अपने ऊपर ले लीजिए। आप किसी को पैसा दे दिए, एक काम करिए कि आप हम आपके बिजनेस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक बिजनेस चलाइए। ऐसा मैक्सिमम केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो हमारा एक नहीं 4 बिजनेस है, हम कहीं एक ही जगह देख पाएंगे ना, दूसरे व्यक्ति को दे देंगे कि हम आपके बिजनेस के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं और सारा इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, तो उसे एक रिपोर्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, कि अगर जो हम आपको 10,000 दिए थे तो 10,000 में आप कितने का सामान खरीदे हैं, कितने का एक्सपेंस किए हैं, कितने का इनकम किए हैं और कितना सैलरी दिए एम्प्लॉय को। ये सारा इंफॉर्मेशन लेना किसका उद्देश्य है, फाइनेंशियल अकाउंट। और आगे जरा एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके फायदे भी हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होगा, फायदा क्या है, तो कह रहा है रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी ट्रांजेक्शन क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे, सभी ट्रांजेक्शन क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। और अगला करा है डिटरमाइनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्या क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस, कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। और अगला दे रहा है डिटरमाइन ऑफ बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस का स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। और अगला कह रहा है ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, ट्रैक का मतलब होता है पीछा करना, यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं अपने बिजनेस में कि जब हम स्टार्ट किए थे तो 10,000 लगाए थे अपने बिजनेस में, 2 साल हो गया चलाते हुए बिजनेस, तो इस समय तक हमारे बिजनेस का कुछ प्रोग्रेस है वो बढ़ा है कि उतना ही पे है या उससे कम हुआ है। देखिए कुछ बिजनेस आप देखिएगा, और जैसे कुछ जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है ना
तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस से काफी ज्यादा सामान रख लेते हैं, और 2 साल 1 साल के बाद जब देखेंगे तो उसका उनके बिजनेस का सारा सामान क्या होता है, खाली हो जाता है। और एक समय ऐसा तो उनका बिजनेस बंद भी हो जाता है। और कुछ लोग का ऐसा बिजनेस होता है कि स्टार्ट कम से ही करेंगे, लेकिन वो अधिक तक लेकर के चले जाते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रोग्रेस को समझ लेगा, अकाउंटिंग करना समझ जाएगा कि अगर जो आज हम 10 रुपया लगा रहे हैं तो अगले दिन हमको 12 रुपया चाहिए तो चाहिए, तो उसका बिजनेस प्रतिदिन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और जो ये नहीं सोचेगा, अकाउंटिंग नहीं करेगा, नहीं आज नहीं तो कल तो ये आएगा ही आएगा, और ये सोचेगा तो फिर उसका बिजनेस कभी आगे बढ़ने वाला नहीं। तो अकाउंटिंग के माध्यम से हम प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। और अगला कह रहा है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और उसका दे रहा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर जो आपका बिजनेस है, और आप अपने बिजनेस में अगर जो कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड करें, तो आपके पास एक सबूत है, एक एविडेंस है। अब एविडेंस कैसे काम करेगा, तो बिल्कुल सिंपल समझिए, आपका बिजनेस है, और बिजनेस पता है किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक का है। किसका है? इलेक्ट्रॉनिक। और आज जो हम है ना, एक एलसीडी सेल कर दिए। क्या सेल कर दिए? एलसीडी। और आज अगर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दें, रिकॉर्ड कर लिए, और एक इनवाइस निकाल करके अपने कस्टमर को दे दें, और हम इस पे दे दिए, देखिए 1 साल के लिए आपका वारंटी या गारंटी इस पे रहेगा। वो वारंटी गारंटी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, गारंटी का मतलब एक्सचेंज करके मिलेगा, वारंटी का मतलब रिपेयर करके मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक मान लेते हैं, अगर जो वारंटी होगा तो रिपेयर होगा, और गारंटी में होगा तो एक्सचेंज होगा। आ रहा समझे ना? हमारा बिजनेस है, हम आपसे या किसी दूसरे कस्टमर से कोई एलसीडी सेल कर दी, एक इनवाइस निकाल करके दे दी, हमारे पास एक सबूत है कि नहीं है, एविडेंस है ना। 1 साल की हम वारंटी दिए थे, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, आप 13 मंथ के बाद लेकर के आइए वापस करने, कि नहीं आप जो दिए थे ये खराब हो गया है। और हमारे पास एविडेंस नहीं रहे, आप तो कहेंगे नहीं नहीं 12 साल 12 मंथ 13 मंथ नहीं हुआ, 11 मंथ हुआ है। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। लेकिन वही हमारे पास एविडेंस, हम उनको इनवाइस दिए हैं, तो सिंपल कहेंगे पहले आप एविडेंस अपना दिखाइए। देखे ना, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, या तो जो दुकानदार को लिख करके कहीं दे देता है। आ रहा समझे ना, कि अगर जो लिखा हुआ रहेगा तो हमारे पास एक एविडेंस रहेगा। तो जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन के एक फायदा क्या, आपके पास एक एविडेंस भी रहेगा, जो लीगल रिक्वायरमेंट यानी कानूनी तौर पे मान्य भी हो सकता है। आ रहा समझे ना? तो ये अभी हमने आपको 3 चीज बताया, क्या क्या? तो पहला, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। अगला हम बताएं उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य के बाद अगला क्या बताएं, एडवांटेज, उसका फायदा क्या है। हाँ, ये तो हम समझ गया कि अकाउंटिंग क्या है। तो बिजनेस में जितने भी लेन देन करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, अकाउंट। ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसको पता लगाएगा, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या वो पता लगाएगा, अगर जो कोई दूसरी पार्टी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट की उसको रिपोर्ट तैयार करके दे। एडवांसेस का फायदा क्या होता है, तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगाएगा। अगला, बिजनेस के प्रोग्रेस का पता लगाएगा, और आपके पास एक एविडेंस भी रहेगा ट्रांजेक्शन। लेकिन इतना से थोड़ी होगा, समझना भी तो होगा ट्रांजेक्शन का एंट्री कैसे करेंगे। अगर जो आपका बिजनेस है, तो आप ये समझ रहे हैं, हाँ अकाउंटिंग क्या है कि जो भी हम लेन देन करें उसको रिकॉर्ड करें, लेकिन रिकॉर्ड करने का भी तो कोई प्रोसेस होना चाहिए ना। तो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, वो सबसे पहले दिया यहाँ पे क्या है, फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, उसका साइकिल क्या है। तो सबसे पहले कह रहे हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, कि पहले तो ट्रांजेक्शन को समझना हो, पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, समझना हो। नहीं तो हुआ क्या, हम परचेज किए थे और एंट्री कर दिए सेल में, तब तो प्रॉफिट होगा ना। तब बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं है, प्रॉफिट नहीं होगा। समझिए कि सपोज करिए कि आप किसी कस्टमर से 10 रुपए का परचेज किए हैं, किसी सप्लायर से 10 रुपए क्या कर लिए, परचेज कर लिए। तो परचेज की एंट्री करना चाहिए, तो आप परचेज के बजाय सेल सेल में एंट्री कर दिए। किस में एंट्री कर दिए, सेल में। तो जो 10 रुपए का गुड्स आपके पास दिखना चाहिए था, अब वो दिखेगा आपके पास कोई गुड्स नहीं। तो वहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस ही जाएगा ना। तो ट्रांजेक्शन समझे नहीं और आप गलत एंट्री कर दिए। आया समझे ना, पहले ट्रांजेक्शन क्या करना होगा, समझना। और दूसरी चीज, ट्रांजेक्शन को समझते समय अमाउंट का भी ध्यान रखना होगा। किस चीज का, अमाउंट। अमाउंट का क्यों ध्यान रखेंगे,
तो हम एक ट्रांजेक्शन हमको मिला था कि हम 10,000 का कोई गुड्स परचेज किए हैं, हम ध्यान नहीं दिए, उसको समझे नहीं, और 10,000 में कितना जीरो रहेगा, 4 रहेगा ना, तो 4 के बजाय बल्कि हम 5 कर दिए। कितना कर दिए, 5। ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दिए, तो क्या 10,000 है, कितना है, 1,00,000। अंतर कितना हो रहा है, 90,000। अब सपोज करें अगर हम ही कहीं अकाउंटेंट के पद पे काम करें, हमारा बिजनेस नहीं है, और अगर जो बिजनेस का मालिक न माने, अगर जो कहे नहीं, 1,00,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, आप हमको 10,000 देना, बाकी का 90,000 क्या हुआ, तो आप कहीं कहाँ से ला करके देंगे, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन को समझे नहीं, तो भुगतना किसको पड़ेगा, जो ट्रांजेक्शन करेगा। हम करें तो हमको भुगतना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे ना, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप मेरे सैलरी से काट लीजिए, एक तो गलती मेरी है। तब कहेगा ठीक है, हम आपके सैलरी से काट ले रहे हैं, लेकिन आपको इसके बाद से रहने की आवश्यकता भी नहीं। वही सही है ना। हाँ, वही सही रहेगा जी। क्या होगा, पहले ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, समझना होगा। ट्रांजेक्शन को समझेंगे, वो परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है। परचेज का मतलब होता है खरीदना, और सेल्स का मतलब होता है बेचना। दो और कंडीशन आता है, पेमेंट और रिसीव। पेमेंट का मतलब होता है किसी को पैसा देना, और रिसीव का मतलब किसी से पैसा रिसीव करना। ये आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये ट्रांजेक्शन आपको क्या करना होगा, समझना होगा। समझने के बाद, यानी कि पहले क्या रहा, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन, कि पहले आप ट्रांजेक्शन को क्या करिए, समझिए, तब जाके उसकी एंट्री करिए, तब जाके क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। और वही एंट्री करने के बाद से आपको क्या करना होगा, लेजर पोस्ट करना होगा। तो आपको दो चीज तो समझ में आ गया। अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया हम ट्रांजेक्शन को समझेंगे, एंट्री करने का मतलब हो गया हम लिखने चले जाएंगे, वही हमारा क्या है, एंट्री। तो फिर ये लेजर पोस्टिंग क्या आ गया, तो किसी व्यक्ति के नाम से ही तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा ना, तो उस व्यक्ति का नाम के हिसाब से क्लासिफाइड करना आपका क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग कहलाएगा। कि अगर जो हम ये कह दिए कि मिस्टर रमेश हम कोई गुड्स परचेज किए हैं, हम ट्रांजेक्शन समझ लिए कि परचेज में एंट्री करना है, तो वो हमारा क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो, हम ट्रांजेक्शन को समझ लिए कि परचेज में एंट्री करना है। एंट्री क्या है, कि हम अपने कंप्यूटर में कहीं एंट्री करने आ गए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, या कहीं रजिस्टर में हम लिखने के लिए आ गए, वो हमारा क्या है, जनरल एंट्री है। और जो व्यक्ति के नाम से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनके नाम का अगर जो हमको दिखाना, तो वो हमारा क्या है, लेजर पोस्टिंग। इतना क्लियर है ना। अब लेजर पोस्टिंग के बाद कह रहा है ट्रायल बैलेंस। क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस जो है ना, अभी हमने आपको एक उदाहरण बताया कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था 10,000 में, और आप कर दिए 1,00,000। तो डेली का डेली आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सिंपल समझिए, हम यहाँ पे ले लिए परचेज किए कंप्यूटर। हम क्या किए हैं, परचेज किए क्या, कंप्यूटर। और कंप्यूटर हम कितने का परचेज किए, मान लेते हैं 10,000। कितने का, 10,000 कंप्यूटर परचेज कर लिए। तो हम ये समझ गए कि ये किस ट्रांजेक्शन का एंट्री है, परचेज। किसका है, परचेज। परचेज में एंट्री करेंगे, तो जहां लिखने के लिए हम आगे रिकॉर्ड करने के लिए, मान लेते हैं हम रमेश से जो है वो परचेज किए हैं क्या, कंप्यूटर। हम एंट्री करने के लिए लिखने जाएंगे ना, तो वह प्रोसेस क्या हो गया, एंट्री हो गया, जनरल एंट्री। अब इनके नाम से, रमेश के नाम से हम जो लिख रहे हैं, वही हमारा क्या है, लेजर पोस्ट। वही क्या है, लेजर पोस्ट। तो फिर ये ट्रायल बैलेंस क्या समझ लीजिए, आप चेक कर लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि 10,000 के बाद आप 1,00,000 कर लिए हैं। अगर जब एंट्री करते समय, लेजर पोस्ट करते समय यदि आप मिस्टेक कर दिए हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं कहाँ से, ट्रायल बैलेंस। आया समझे ना। अब सपोज करिए इस बार परचेज हटाकर हम सेल ही ले लेते, क्या ले ली, 10,000 का सेल किए हैं, कितने रुपए का, 10,000। और बाई मिस्टेक ये हो गया कितना, 1 मिल पर, 1,00,000 हो गया। या हो सकता है कहीं जीरो टाइप नहीं हुआ, कितना हो गया, तब 1,000 हो जाएगा। डिफरेंट कितने का आया, 9,000। अब हमको रिपोर्ट देना है अपने मैनेजर को कि आज इतना इनकम हुआ है। वो पहले कंप्यूटर चेक करे, तभी तो हमसे उतना कैश लेगा ना। तो कंप्यूटर में चेक किया तो 1,000 दिख रहा है, और हम उसको दे दिए 10,000, तो पूछेगा आखिर 9,000 कहाँ से आया है।
पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और अगर जो एक जीरो बढ़ गया इसमें 10 के बजाय 1 लाख हो गया, और अगर हम 1,000 उसको देंगे, वो क्या 10,000 देंगे, क्या कहेगा? बाकी का 90,000 के अमाउंट आप क्या किए, देना होगा ना। तो पहले उसको रिपोर्ट देने से पहले हम ट्रायल बैलेंस चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारे पास 10,000 हमारे हाथ में कैश दिख रहा है, तो अकाउंट में भी यहाँ ट्रांजेक्शन जो कि यहाँ पे 10,000 है कि नहीं। तो वो अगर जो रिपोर्ट चेक करना किस में करेंगे, ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस हम चेक कर लेंगे, तब जाकर हमारा निकलेगा वहां पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब चेक कर लिए तब पता चलेगा आपका प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अगर जो एक्सपेंस ज्यादा होगा, व्यय ज्यादा हुआ रहेगा, तो क्या है वहां पे, लॉस। और इनकम ज्यादा हुआ रहेगा तो वहां पे क्या है, प्रॉफिट। आया समझे ना। लेकिन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक कर लेने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिटरमाइनेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जस्ट जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा बैलेंस शीट। क्या दिखाई देगा, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट किसी अमाउंट का नहीं होता है, बैलेंस शीट होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज का। किसका किसका, एसेट्स और लाइबिलिटीज। और इसके पहले आप लोग आगे पढ़ भी चुके हैं एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है। एसेट्स क्या होता है, तो वे वस्तुएं जो हमारे बिजनेस को अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती हैं, वो क्या कहलाती हैं। लाइबिलिटीज क्या है, कि जो हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है, वही क्या है, लाइबिलिटीज, यानी कि कर्ज। आ रहा समझे ना। अब बिल्कुल सिंपल समझिए कि अभी जो है आप अपने बिजनेस में अगर जो मान लीजिए लगा दिए कितना, 1,000 रुपये। कितना लगा दिए, 1,000 रुपये। और 1,000 रुपये का आप जो है कोई सामान खरीदिए, कोई गुड्स खरीदिए। क्या खरीद लिए, 1,000 का गुड्स आपके बिजनेस में दिख रहा है। प्लस आप किसी से क्या कर दिए, लोन ले लिए, किसी से कर्ज ले लिए, कितना, 1,000 रुपये। कितना ले लिए, 1,000 रुपये। तो अगर जो देखा जाए तो ये हमारा एसेट्स है और ये हमारा क्या है, लायबिलिटी। तो दोनों भी बराबर है ना, तो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं। अगर यही हमारा लायबिलिटीज कम है, लायबिलिटीज कितना है, मान लेते हैं 900, कितना है, 900। भविष्य में कभी ऐसा आया बिजनेस बंद करना पड़ा, तो ये गुड्स को या एसेट्स को सेल करके हम अगर ये लायबिलिटीज कर दे देंगे, तो भी हमारे पास कितना बचेगा, 100 रुपये। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। आ रहा समझे ना। लेकिन यदि आपके पास गुड्स कितने का है, 1,000, और आप किसी से लायबिलिटीज ले लिए 1,200। कितना ले लिए, 1,200। याद रखिएगा बैलेंस शीट जो है ये दो चीज का रिपोर्ट तैयार बताता है, किसका, एसेट्स का और लायबिलिटीज। तो कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। रिपोर्ट कौन दिखाएगा, बैलेंस। अगर ये ज्यादा भी होगा, तो सपोज करिए कि आप 1,200 का लोन ले लिए और आपके पास बचा कितने का है, 1,000। और अगर आप ये बेच कर देंगे भी, तो भी कितना रह जाएगा, आया समझे ना। तो पहले ट्रांजेक्शन को समझना होगा, उसका एंट्री करना होगा, फिर उसके नाम से जब चढ़ाने जाए वही क्या कहलाएगा, लेजर। उसके बाद से ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, बैलेंस गलत तो नहीं हुआ। उसके बाद आप क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लियर से डिटरमाइन कब किया जाएगा, जब बैलेंस शीट में आएंगे। कितना क्लियर है ना। तो अकाउंटिंग फेज, यानी जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे, उसका प्रोसेस क्या, वो कैसे काम करे, क्लियर हो रहा है ना। अब इसके बाद से हम लोग का स्टार्ट होता है क्या, अकाउंटिंग सर। तो अभी आप लोग थोड़ा सा क्लियर करा दीजिए कि अभी जो हम बताएं क्लियर समझ में आया नहीं है। हाँ, जहां और समझ में नहीं आएगा वहां जरूर एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि याद रखिए ये शुरू का ऐसे 3-4 पेज आपको मिलेगा ना। आप लोग को जो टैली का नोट दिया जाए वो 70 पेज का है। कितने पेज का है, 70 पेज। और शुरू का जो 3-4 पेज आपको मिलेगा, इसी 3-4 पेज के ऊपर आपका सारा टैली का बुक डिपेंड है, ये याद रखिए। और सिर्फ ये टैली का बुक ही नहीं, आप कहीं भी कहीं अकाउंटिंग करने चले जाइए, चाहे कॉमर्स साइड से पढ़िए या फिर आप बीजी पे अकाउंटिंग करिए, टैली पे करिए, टैली ERP 9 पे करिए, भी व्यापार पे करिए, या अन्य बहुत ऐसी कंपनियां जो अपना पर्सनल कोई सॉफ्टवेयर बनवा ली, किसी पर काम करेंगे तो आपको ये अकाउंटिंग आनी चाहिए। हाँ समझे ना। तो जब तक ये शुरू का 3-4 पेज आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आगे अकाउंटिंग होने वाला नहीं है। आ रहा समझे ना। तो अभी हमने आपको सिर्फ पहले पेज का क्या बताया,
उसका जो भी है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बस उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, और उसका एक अकाउंटिंग फिर यानी कि उसका साइकिल क्या। क्लियर है ना। अब इसके बाद से हम लोग का आता है क्या, अकाउंटिंग। टर्म का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है, कंडीशन। कि अगर जो आप जब बिजनेस करने जाएंगे तो उसका कंडीशन क्या है, क्या क्या चाहिए आपके लिए, अकाउंटिंग करेंगे तो कई सारा आपको इसमें मिलेगा टर्म। जैसे दे रहा है अकाउंट, बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटर क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या है, एंटिटी क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, एसेट्स क्या है। उस एसेट्स में दिया है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन, लॉस और डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी दो दिया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, वाउचर और गुड्स। आगे जाएंगे तो और भी मिलेगा, जो परचेज और सेल से रिलेटिव यहाँ पे मिलेगा। आ समझे ना। ये टर्म है, लेकिन टर्म के जब आगे जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ पढ़ते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो बिजनेस के लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है। आ समझे ना। जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया। पहला कॉन्सेप्ट दिया क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगला क्या दिया है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगला क्या दिया है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद से आएंगे तो दिया है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगला दिया है क्या, लीगल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और जस्ट इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्या, टाइप्स। अब याद रखिएगा, सर आप लोग को बताए भी होंगे कि अगर जो आप लोग इसमें थोड़ा सा लूज पढ़ लेते तो भी चलेगा, लेकिन ये टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको क्लियर उसे पढ़ना हो, क्योंकि इसका नाम देखिए क्या दिया गया है, गोल्डन रूल। क्या दिया गया है, गोल्डन रूल। तो बस ये याद रखिएगा। आज बस इतना ही तक पढ़ाएंगे, पहला पेज ही बस। बाकी अगला हम कल से स्टार्ट कर देंगे ये अकाउंटिंग वाला, अकाउंटिंग टर्म। आ रहा समझे ना। हाँ, तो यहाँ तक जो जो नहीं समझ में आएगा घर से जाइएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा अगली क्लास में आकर के पूछ लीजिएगा। और कम से कम जहां तक ये अकाउंट गोल्डन रूल है वहां तक आप लोग क्लियर उसे पढ़ लीजिएगा, ताकि आगे और जब आप लोग पढ़े तो वहां पे कोई समस्या ना हो। आप समझे ना। और ये ऐसी चीजें हैं कि अगर आप लोग एक दिन भी क्लास मिस करेंगे तो अगले दिन समझ में नहीं आएगा। आप समझे ना। तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के समझ के आइए लोग।